नमस्कार। सनातन जगत के आज के कार्यक्रम में हम एक नींव रखने वाले हैं, एक श्रृंखला की, जिसमें आधुनिक न्याय व्यवस्था और सनातन न्याय व्यवस्था का एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। और इस स्टडी में हमारे मार्गदर्शक हैं श्री देवेंद्र शर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मगर वो उनका पूर्ण परिचय नहीं है। उनका विशेष परिचय ये है कि वो पूज्य श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज के शिष्य हैं। इस कारण से वो मेरे गुरु भ्राता भी हैं। और राम राज्य परिषद के बहुत समय से राम राज्य परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। और क्योंकि पूज्य गुरुदेव का ये निर्णय है कि राम राज्य परिषद को राजनैतिक पार्टी नहीं बनना है, परंतु राजनैतिक पार्टियों को और व्यासपीठ का जो कर्तव्य है उनके प्रति, उसके पूर्ति के लिए राम राज्य परिषद को काम करना है। तो देवेंद्र शर्मा जी इस विषय पर अपना काम कर रहे हैं। हम लोग उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में सुनते भी हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म में उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि अगले 27 एपिसोड्स में हम इस पूरे विषय को पुंखानुपुंख रूप से देखेंगे, समझेंगे और सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय व्यवस्था क्यों अनुकूल नहीं है, और अगर अनुकूल नहीं है तो उसको अनुकूल बनाने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। शर्मा जी, आप अपना विचार रखें, लोगों को बताएं कि आपके हिसाब से आज का न्याय व्यवस्था कैसा है। पूज्य गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय। और सनातन धर्म के सशक्तिकरण, उसके प्रचार प्रसार में जो भी दिव्य आत्माएं, विभूतियां इस कार्य को कर रही हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं आपके निर्देशानुसार जो बात कहनी है वो मैं आज कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत पर एक लंबे समय तक विदेशी आक्रमणकारियों के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास चलता रहा, और उस प्रयास के अनुरूप यहाँ पर मुसलमानों के आक्रमण हुए, उसके बाद में ईसाई अंग्रेजों के आक्रमण हुए, और उन्होंने हमारे यहाँ की सनातन व्यवस्था के साथ में अपने अपने समय में कई प्रकार के उन्होंने उसमें विचलन लेकर आए, विरोध किया, उसको बदलने का प्रयास किया और बदला भी एक स्थिति तक। ऐसा किसी भी समाज के अंदर जहाँ पर व्यक्ति एक समूह के नाते रहते हैं और जहाँ पर उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में एक तरह का सामंजस्य से लेकर असंतुलन तक जब चलता है, तो वहीं पर हम उसको न्याय और अन्याय की पारिधि में उसको देखना शुरू करते हैं कि यहाँ पर ये जस्टिस है, इनजस्टिस है, यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल गाइडलाइंस हैं सोसाइटी की वो फॉलो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। उसके अंदर अपने जो नैतिक प्रश्न हैं, कानूनी प्रश्न हैं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मनुष्य के नाते और एक सामाजिक व्यवस्था के नाते, एक सभ्यता के उत्तराधिकारी होने के नाते जब हम सोचते हैं, तो हम ये हमेशा से, सदैव से, ऐसा यहाँ का नहीं है, विश्व के सभी समुदायों में रहा है कि वो श्रेष्ठ व्यवस्था क्या हो उसके प्रति उनका आग्रह रहता है, चिंतन रहता है, या वर्तमान व्यवस्था को कैसे लोक कल्याण के हित में, जिससे कि उनके
पुरुषार्थ चतुष्टय के जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो उनका जीवन का लक्ष्य है वो पूरा हो और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उसमें सहभागी हों। उसके चतुर्विध पुरुषार्थों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो हमारे आसपास समाज में चीजें हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे वो विद्यालय है, चाहे वो हमारे न्याय व्यवस्था, उसमें सहयोगी होनी चाहिए। वो उसका उसमें विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए उसको। ये किसी भी समाज की व्यवस्थाओं को लेकर हम एक साधारण जो है वो सूत्र मान सकते हैं, फॉर्मूला मान सकते हैं कि वेदर दे आर सपोर्टिंग द फेयर ऑफ द इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ फैमिली, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब क्या व्यवस्थाएं चलती हैं तो उसके अंदर निश्चित रूप से ऐसा होगा कि उसके नियम होंगे, उपनियम, सब चीजें। आज के समय में और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के नाते जब मैं ये देखता हूँ कि आज की चीजों में हम किस प्रकार की समस्याएं देखते हैं, क्लाइंट्स भी अपनी बात कहते हैं, हम भी देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर जो हम देखते हैं वो ये है कि जहाँ पर लोगों को न्याय अन्याय का जो बोध है वहां से समस्याएं शुरू होती हैं कि वास्तव में क्या न्याय है और क्या अन्याय है। क्योंकि न्याय और अन्याय की आज के समय में स्थापना करने वाला, उसके अंदर भेद दिखाने के लिए उसका आधार धर्म ना होकर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बनी हुई जो संस्थाएं हैं हमारी जैसे संसद है, तो उसके द्वारा बनाए गए कानून ही आज के समय में एक तरह से हम ये माने कि वो एक डिपार्चर पॉइंट हो गए हैं सब तरह की चीज़ों को डिस्कशन करने का। इसका अर्थ ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि यदि अपने आप में संविधान में किसी प्रकार का कोई अन्याय अंतर्निहित है या स्थापित है तो आपको उसका विरोध करने के लिए भी, उसके बारे में एजिटेट करने के लिए भी एक अलग प्रक्रिया बनानी पड़ेगी, उसके अपनानी पड़ेगी, जिससे कि आप उसको उस संविधान में या उस कानून के अंदर जो अंतर्निहित प्रक्रिया है, जो अंतर्निहित अन्याय है, उसको हटाने के लिए। यानी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिल्कुल नीचे के स्तर से लेकर जहां पर किसी व्यक्ति के साथ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसके ऊपर किसी तरह का कोई फाइन लगा दिया, वहां से लेकर संविधान तक में आपको एक दी गई प्रक्रिया का पालन करना है, आपको प्रोसीजरल लॉ को फॉलो करना है और यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान के अंदर जो हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, अंग्रेज़ों की दी हुई है। ये बात ठीक है एक हद तक कि पिछले 70-72 वर्षों के अंदर इस व्यवस्था के भारतीयकरण करने का प्रयास चल रहा है। ऐसा उसमें हम कितने सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, ये एक अलग जो है वो विचार का और विवाद का बिंदु है। पर इस बात पर सभी सहमत हैं, इसको कोई नकारता नहीं है कि हमारी आज की जो व्यवस्था है, न्याय देने की जो न्याय प्रणाली है, वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई थी और अंग्रेज़ों ने ये व्यवस्था भारत के अंदर आरंभ में सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए लेकर आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसको पूरे भारत के सभी पक्षों के अंदर स्थापित कर दिया और यही हमारी समस्या की जड़ बन गई। यही हमारी समस्या की जड़ बन गई क्योंकि भारत के अंदर न्याय व्यवस्था जो समाज के अंतर्निहित धार्मिक मूल्यों के आधार पर स्थापित थी और जिसके बारे में आपको कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप बहुत बड़े बड़े जो हैं वो कानून के विद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ें। नहीं, भारत के अंदर एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी इस बात का विवेक है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। किंतु ये धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य की जो समझ है, ये जो विवेक है, ये विवेक हमारी कानून व्यवस्था इसको उस तरह से स्वीकार नहीं करती है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो राजधर्म जो हमारे यहाँ बताया गया, व्यवहार धर्म, व्यवहार शास्त्र जो हमारे यहाँ पे उपयोग में था, और उसकी तुलना में आज अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात करते हैं, प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं, तो वो जो भेद है, वो जो अंतर है, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है। के उदाहरण ले सकते हैं।
उदाहरणों की इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे पंचायतें हुआ करती थी जो बिल्कुल स्थानीय स्तर के ऊपर न्याय देने की प्रक्रिया करती थी। आज के समय में पंचायतें तो हैं, किंतु पंचायतों के पास में बहुत सामान्य समस्याओं के बारे में भी उसको तय करने का अधिकार नहीं है। कहीं पर है तो बहुत थोड़ा सा है, या लोक अदालतों का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ पे आया वो उसी से आया स्थानीय स्तर के ऊपर। पर जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सनातन व्यवस्था में राजधर्म व्यवहार धर्म के अंदर एक सामंजस्य था। आज की इस व्यवस्था के अंदर उसके अंदर हम वो कमी देखते हैं, और वो कमी अपने आप में समस्याओं का कारण होती है। सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया हमारी न्याय देने की अब नहीं रही। मैं बहुत महत्वपूर्ण रूप से इन दो शब्दों के ऊपर आग्रह से कह रहा हूं कि सहज और स्वाभाविक। न्याय और अन्याय जहां से आरंभ होता है, न्याय और अन्याय का बोध जहां से आरंभ होता है, जहां ये व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ में ये अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को लेकर जब वो सक्षम न्यायालय के पास में जाता है तो वहां से उसकी सहायता नहीं, उसकी समस्या आरंभ होती है। समस्याएं किस प्रकार की कि जो उसकी अन्याय को दूर करने की जो व्यवस्था है उसकी पूरी जानकारी ना होना, पहला। दूसरा, वो पहले ही दिन से बहुत खर्चीली, बहुत ही महंगी होनी आरंभ होती है। तीसरी स्थिति के अंदर उसके साथ में जो जुड़ा हुआ पक्ष है कुछ समय लगता, यानी त्वरित न्याय नहीं। न्याय जो है वो ना सहज है, ना स्वाभाविक है, ना ही वो समय अवधि के साथ में है, और वो बहुत महंगा है। तो यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, और इनके साथ में जब वो उसके अंदर आगे चलना शुरू होता है तो ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आते आते ये बात कई बार कही जाती है कि उसमें सीढ़ियाँ निकल जाती हैं। तो इसके अंदर जब हम सीढ़ियों निकलने की बात करते हैं, और तब भी न्याय का मिलना या ना मिलना, ये अपने आप के अंदर आज की न्याय व्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में है वो हम देखते हैं। और उसका एकमात्र कारण जो मुझे समझ में आता है अपनी लगभग 20 साल की वकालत के अनुभव के साथ में, कि इसमें व्यवस्था का सरलीकरण हो, व्यवस्था को हमारे समाज की सामान्य जो पाप और पुण्य, धर्म अधर्म के आधारित जो विवेक बुद्धि है उसका समावेश करना, और जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का सरलीकरण। इनसे अगर हम आज की बात शुरू करते हैं और इन बातों को हम आगे ढंग से सिलसिलेवार ढंग से हम जब लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे संसद के द्वारा बनाए जाने वाले कानून के स्तर के ऊपर, और जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उन न्यायालयों के द्वारा जब निर्णय देने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्या करने की आवश्यकता है जिससे कि ये सहज स्वाभाविक तो हो ही, समयबद्ध भी हो, और साथ ही साथ इसके साथ जो खर्चे हो, इसके लिए हम आने वाले इसमें बात करेंगे। आज क्योंकि आपने 15 मिनट का ही कुल मिला के समय दिया, तो इस 15 मिनट के अंदर मैं दो बातों को स्पष्ट रूप से मैंने कहने का प्रयास किया कि हमारे समाज की जो आज की न्याय व्यवस्था है वो न्याय नहीं है, या उसको और उसके अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। ये समाज के अंदर एक स्थापित तथ्य है। और दूसरा जो है वो ये कि इसको समयबद्ध, और इसका जो इसके साथ जुड़ा हुआ समय और खर्चा है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से, जिससे लोगों को लगे, उसको कम करने की आवश्यकता है। इसको कैसे किया जाना चाहिए ये हम आने वाले चर्चा। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने बहुत सरल तरीके से समझाया। मेरे मन में हमेशा से एक भावना आती है, जो इन्वेडर है, जो आक्रांता है,
वो जब किसी देश के राजनैतिक और अर्थनैतिक वर्चस्व बनाता है तो सबसे पहले वो न्याय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि मानवोचित न्याय देना उसका कभी उद्देश्य रहता ही नहीं। अगर मानवोचित न्याय ही उसका उद्देश्य होता तो मूल रूप से वो कभी इन्वेडर बनता ही नहीं। इन्वेजन इटसेल्फ इज अगेंस्ट अ ह्यूमन वैल्यू। तो जब ऐसा हो और कोई समाज उस व्यवस्था से बाहर आने का क्लेम करता हो कि हमने स्वतंत्रता पा ली, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस आदर्श को पुनर्स्थापित किया जाए जिस आदर्श पर वो समाज आक्रांत होने से पहले चलता था। तो हम आने वाले जो एपिसोड हैं उसमें इस परिप्रेक्ष्य से बातचीत करेंगे और आपका बहुत बहुत आभार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।